हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, मैं रुपिंद्र सचिन और वेलकम करता हूं हमारे और आपके ब्यूटीफुल चैनल पर दैट इज सीजी फाउंडेशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं सर? बेटा स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10। और जब ये बायोलॉजी क्लास 10 का जब सबसे पहले हम सोचते हैं ना बायोलॉजी, तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर सबसे माइंड में आता है पहले वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। अच्छा, लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है और बच्चों को डाउट भी रहते हैं इस पे, बट डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट इट कि ये वीडियो देखने के बाद मतलब जितने भी इसके पार्ट्स बनेंगे कोशिश करूंगा कि फोर्थ पार्ट में कंप्लीट हो जाए। आपके जितने भी डाउट होंगे ना, स्पेशली एनसीईआरटी क्वेश्चन और एग्जाम्पलर के, वो सारे यहां से क्लियर हो जाएंगे। मेनली जो बच्चों को इसमें डाउट रहता है बेटा एंजाइम्स के ऊपर रहता है, कौन सा किस ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करेगा कॉम्प्लेक्स फूड को, तो वो सारा का सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, भाई आपका खड़ा है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा लाइफ प्रोसेस की जब बात करते हैं तो मीनिंग समझ नहीं आता भी ये लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। What is the meaning of life process? There are the number of terms involving in life process. तो लाइफ प्रोसेस है क्या और असल में लाइफ होती क्या है, लिविंग होते क्या है। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, जंपिंग ऑफ फ्रॉक्स, टेबल लाई होना, फ्लोर होना, फ्लोर, प्लेइंग किड्स, प्लेइंग किड्स। नाउ देयर आर द 3 इवेंट्स। अब इन तीनों में से आपको कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा लिविंग है? लाइक जंपिंग ऑफ फ्रॉक्स जंप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग मतलब ऐसे नहीं है कोई ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग मीन कोई एक्शन कर रहे हैं, मीन्स वो जंप कर रहे हैं, उनमें उनका मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। सेम एज टेबल लाइंग ऑन अ फ्लोर। अब टेबल है बेटा, टेबल कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं कर रही है, वो पड़ी है तो पड़ी है, डेफिनेटली उसके अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा, सिर्फ टेबल है तो पड़ी हुई है। प्लेइंग किड्स, अब बच्चे खेल रहे हैं तो क्या होगा, मस्कुलर एक्शन होगा, उनको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी। सो ये जो दो वाले जो ये दो प्रोसेस हैं, यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मोशन हो रहा है, ठीक है। तो जहां पे भी मोशन का मतलब आ जाए तो मोशन रेलेवेंट टू द लाइफ, मींस दे आर लिविंग बीइंग्स। तो लिविंग बीइंग्स से रिलेटेड हमारे आएगा हमारा लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में होता क्या है, लाइफ प्रोसेस में बेटा जो भी एक्टिविटीज होगी जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, अभी जितने भी प्रोसेस होंगे आपके इन सभी को मिला लीजिए, यानी ये सारे के सारे एक्शन ये टेबल तो नहीं कर सकती है, ठीक है। कौन कर सकता है? फ्रॉग कर सकता है एंड किड्स कर सकते हैं। सो यानी जितने भी एक्शंस हैं सारे के सारे, जितने भी एक्टिविटीज है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सारे लिविंग बीइंग्स कर सकते हैं। और लिविंग बीइंग्स तब रहेंगे जब ये प्रोसेस होंगे। दूसरा, जब ये लिविंग बीइंग्स जितने भी एक्शंस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी लेने से क्या होगा, एक तो ये अलाइव रहेंगे एंड दूसरा इनकी जो सेल्स है और टिश्यू है उनकी मेंटेनेंस या रिपेयरमेंट होगी, ठीक है। तो सेल की रिपेयरेंस या मेंटेनेंस या लिविंग बीइंग्स को जो भी फैक्टर्स अलाउ करते हैं लिविंग करने के लिए, दैट आर द ऑल द प्रोसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब देखते हैं लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से फंडा इन्वॉल्व है, मतलब कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व है। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं वायरस के बारे में। सबने सुना होगा वायरस, ये 3 इडियट वाला वायरस नहीं है, वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वायरस अगर बात करते हैं बेटा, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। तो अगर बात करते हैं इट इज लिविंग इन दी होस्ट प्लांट, मतलब जो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, जहां पे ये न्यूट्रिशन गेट कर रहा है, जहां से रिसीव कर रहा है न्यूट्रिशन, अगर ये वहां पर है तो इट इज लिविंग। एंड इफ इट इज लिविंग आउटसाइड द होस्ट, आउटसाइड द होस्ट, अगर ये होस्ट से बाहर है, होस्ट का मतलब जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये कंसिडर होगा बेटा नॉन लिविंग। ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखिए लिविंग बीइंग होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो मतलब वो क्राइटेरिया क्या है, वो फीचर्स क्या क्या है जो लिविंग बीइंग्स के अंदर है बट नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। तो लिविंग बीइंग्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म द सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। अब कौन कौन से लाइफ प्रोसेस है बेटा? जितने भी लिविंग बीइंग्स है वो ग्रो करेंगे। सर हम तो लिविंग बीइंग से ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स ग्रो कर रहे हैं, बट क्या प्लांट्स भी ग्रो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उनका शूट पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक है, रूट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी का रहेगा दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
उसमें हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि जो शूट पार्ट की जो मूवमेंट होती है उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, रूट पार्ट की जो ग्रोथ होती है उसे जियोट्रोपिज्म कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, ठीक है। चलिए, ग्रोथ के अलावा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जितना भी न्यूट्रिशन उन्होंने एब्जॉर्ब किया उसको यूज करेंगे सर्टेन मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए। रिप्रोडक्शन, अब वो टेबल लाई कर रही है, मतलब जो टेबल पड़ी हुई है फ्लोर पे, वो ऐसा तो नहीं है कि कुछ टाइम के बाद एक छोटा सा स्टूल या छोटी सी टेबल प्रोड्यूस कर देगा, नहीं करेगा, बिकॉज वो नॉन लिविंग है भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो लिविंग बींग्स हैं वो ये प्रोसेस कर सकते हैं। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में आपका रेस्पिरेशन आ जाएगा, न्यूट्रिशन आ जाएगा, ठीक है, एनर्जी आ जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा एंड रिप्रोडक्शन। तो जितने भी ये सारे के सारे प्रोसेस हैं, ये इससे पता लगता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। चलिए, अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं लाइफ प्रोसेस में लिए, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज इट बाय बॉडी, यानी जो भी फूड लिया है उसको यूज करना, किस चीज के लिए? सेल के रिपेयरमेंट के लिए, वर्किंग के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स की, सबसे पहले प्लांट्स के एग्जांपल लेते हैं। तो प्लांट्स कैसे बनाते हैं अपना फूड, हाउ दे गेट न्यूट्रिशन? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक छोटा सा टर्म है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। Plants make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide that they take from the environment, water that they take from the soil. So इन प्रोसेस से हम डिस्कस करने वाले इसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंथेसाइज करने को फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिशन यानी फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनिज्म, तो इस ऑर्गेनिज्म में हम हैं चाहे एनिमल्स हैं, दे मेक द दे प्रिपेयर दैट दे गेट फूड, दे गेट रेडीमेड फूड। रेडीमेड फूड का मतलब है ये किससे फूड लेते हैं? ये प्लांट से फूड लेते हैं। मतलब ये एक ऐसी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है जो रेडीमेड फूड या प्लांट्स को फूड बना लेते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म को, अदर ऑर्गेनिजम्स को। अब इनकी कैटेगरी कैसे डिवाइड है सर? प्लांट्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे कि जो एनिमल्स को खाते हैं उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो वो हम देखते हैं। दूसरा है हमारा बेटा रेस्पिरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। इसको एक बार कर देता हूं मैं आपका। अगर हम बात करते हैं बेटा रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इसके अंदर हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन लेना, ठीक है, ऑक्सीजन लेना, और फिर ऑक्सीजन से जो न्यूट्रिशन लिया है उसको ब्रेक डाउन करना, यानी जो भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, टेक इन कर रहे हैं, उसको यूज करना है इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी एंड गैसेस। कौन सी गैस? CO2 गैस। यानी आप कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो भी फूड हमने लिया, जो भी न्यूट्रिशन लिया, उसको ब्रेक डाउन करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो इसको भी पूरा डिस्कस करेंगे। बट अभी हमारा हाईलाइट है कि लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व है। ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा जब रेस्पिरेशन हुआ है, एनर्जी ब्रेक डाउन हुआ है फूड का, एनर्जी बनी है, अब उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट भी करना होगा, तो एनर्जी को ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ओनली ट्रांसपोर्टेशन। अब देखेंगे हम पूरे प्रोसेस में भी ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इस पूरे चैप्टर में हम यही स्टडी करने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी into different tissues। एंड लास्ट इज जब न्यूट्रिशन लिया है, फूड को ब्रेक डाउन किया, एनर्जी लिया है, तो जब ये सारा प्रोसेस होगा तो डेफिनेटली जिस प्रोसेस हुए हैं उसके अंदर वेस्ट भी रिलीज होगा बेटा। तो द रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होगा? जो वेस्ट को रिमूव करना है। तो ये हमारी थी लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व, मतलब लाइफ प्रोसेस के लिए ये ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं कि हमने इस ऑर्गेनिज्म को कैसे कैटेगराइज करा है। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है।
न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। बेटा दो डिफरेंट टर्म्स हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब है जितने भी सब्सटेंस हम ईट कर रहे हैं फॉर गेटिंग एनर्जी, वो हमारे न्यूट्रिएंट है। सो द न्यूट्रिएंट आर इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक। इसको लेके चलते हैं नीचे, बड़ा ही बदतमीज पेन है। चलो, इन न्यूट्रिएंट क्या होता है बेटा? न्यूट्रिएंट होता है हमारे इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसमें दोनों आ सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स बेटा इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो लिविंग बींग्स ऑर्गेनिक लेंगे। अब वो ऐसे तो नहीं है भी डायरेक्टली CO2 ले रहे हैं, नहीं, वो ऑक्सीजन लेंगे। उस ऑक्सीजन को यूज करेंगे किस चीज के लिए बेटा? फूड को, ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम देयर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज देयर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंट में बॉडी पार्ट्स को ग्रो करने के लिए, बॉडी पार्ट्स की मेंटेनेंस के लिए जो भी सब्सटेंस को हम टेक इन करते हैं वो होता है न्यूट्रिएंट। समझे? और इससे हमें मिलेगी एनर्जी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक था न्यूट्रिएंट, दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और न्यूट्रिएंट एक सब्सटेंस है जो हम ले रहे हैं किसके लिए? एनर्जी के लिए। सो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ टेक इन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इट इज यूटिलाइज्ड बाय बॉडी ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होगी बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होगी, रेस्पिरेशन हुआ, हमें मस्कुलर एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनेगी, तो ये जितने भी प्रोसेस है, एक्सक्रीशन होगा, सबके लिए एनर्जी चाहिए। तो उन सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है हमें, दैट उसको लेना, उस प्रोसेस को टेक इन करना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बड़े छोटे छोटे सी टर्म्स है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप ऑर्गेनिज्म का डिवीजन कैसे किया है, यानी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, मोड्स का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मोड्स की, तो मोड्स होता क्या है? ठीक है, मोड्स का मतलब है बेटा मेथड या प्रोसेस, किस तरीके से, मेथड से फूड को टेक इन कर रहे हैं और उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सो बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिशन किस तरीके का ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक, सेकेंड वन इज हेटरोट्रोपिक। नेम से पता लग रहा है। ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ? सेल्फ न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहे हैं, यानी खुद न्यूट्रिएंट बना रहे हैं, दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक। अच्छा, ग्रीक वर्ड में हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रोपिक का मैंने आपको बता दिया न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिशन लेने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, विच डिपेंड्स ऑन अदर्स, दैट आर कॉल्ड हेटरोट्रोपिक। सिंपल। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर और सिंथेसाइज, एक ही बात है, देयर ओन ऑर्गेनिक फूड। अब देखो यहां पे वर्ड आया ऑर्गेनिक, यानी जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स अपना फूड इनऑर्गेनिक मैटर से बनाते हैं, और जब वो फूड बन जाएगा तो कैसा फूड बनेगा? ऑर्गेनिक फूड बनेगा। ये ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पजल रहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। हमारे CO2 है, वाटर है, ठीक है, लाइट है, सारे ये इनऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक फूड को बनाते हैं। किस प्रोसेस से? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। चलिए, फूड एंड यूटिलाइजिंग द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। आगे बेटा यहाँ पे इनऑर्गेनिक, सराउंडिंग में जितने भी इनऑर्गेनिक मैटर है, सब्सटेंस है, उसको यूज करके, उसको यूटिलाइज करके वो ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। और ये कैपेबिलिटी किसके पास है? सिर्फ जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सर मैं क्रिश की मूवी की बात नहीं कर रहा हूं भाई, क्रिश मूवी में वो अलग करेक्टर था, वो भी, अरे असली में थोड़ी होता है भाई, इसे प्लांट्स करते हैं। तो हमारे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा बेटा आपके प्लांट्स। प्लांट्स हैव ओनली कैपेबिलिटीज टू मेक फूड और सिंथेसाइज फूड बाय यूजिंग सनलाइट, राइट। चलते आगे। अच्छा, अब हेटरोट्रोपिक की बात करते हैं। हेटेरो मतलब मैंने बताया था आपको, हेटेरो मतलब अदर्स या विच डिपेंड्स अपॉन अदर्स। चलिए, तो हेटरोट्रोपिक का मतलब क्या रहेगा बेटा? ये भी एक न्यूट्रिशन का टाइप है इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव और प्रिपेयर्ड फूड या टेक इन फूड
एंड द डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रोप्स। मतलब जो ऑटोट्रोप थे, ऑटोट्रोप्स ने क्या किया, ऑटोट्रोप्स ने इनऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज किया और क्या किया उन्होंने, ऑर्गेनिक फूड बनाया, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया या स्टार्च की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक फूड बना है, इस ऑर्गेनिक फूड को एक कैटेगरी ने यूटिलाइज कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। अब वो कैटेगरी क्या है, वो है बेटा आपके हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स, तो हेटेरोट्रोप्स आपके क्या हुए, विच प्रिपेयर्ड या विच गेट फूड फ्रॉम ऑटोट्रोप। सिंपल डेफिनेशन में जो ऑटोट्रोप्स को ही खाने वाले हैं वो हेटेरोट्रोप है, ठीक है। तो क्या सारे ही हेटेरोट्रोप्स होंगे, मतलब सारे ही प्लांट ईट करेंगे? नहीं, कुछ प्लांट ईट करेंगे, कुछ अदर ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर मतलब अदर ऑर्गेनिज्म को ईट करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कैट की, रैट को खा लेती है, ठीक है। हॉक है, बाज, ठीक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट कर लेता है। तो इस कैटेगरी के बेस पर हमने उनको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था, भी है आपका हर्बीवोरस हो गए, कार्निवोरस हो गए, ओमनीवोरस हो गए। करेंगे भाई, करेंगे, वो हेटेरोट्रोपिक में करेंगे आप, ठीक है। तो हेटेरोट्रोपिक में बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं आपके कार्निवोर। चलो इसको अलग स्लाइड पे ले लेते हैं हम। ये हमारा रहेगा कार्निवोर, ओमनीवोर एंड हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का वर्ड पता लग रहा है, हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब क्या है, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि आपके होंगे डियर, डियर सर नहीं, डियर, ठीक है। और क्या हो सकते हैं बेटा, डियर के अलावा क्या होगा, रैबिट हो गया, ग्रास होपर हुआ, ये सारे आपके, काऊ हो गई, ठीक है। ये आपके हर्बीवोरस में आ गए। ओमनीवोरस को बाद में देखेंगे कार्निवोरस। कार्नी का मतलब होता है फ्लैश, विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में कौन से आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे हमारे हॉक, टाइगर, लायन, फॉक्स। सर फॉक्स की वाइफ भी होगी विक्सन। बेटा ये तो हमारे ह्यूमन कैटेगरी में भी आती है, वाइफ खून पीती है। अरे मजाक कर रहा हूं, पता लगा वीडियो वायरल कर रहे हो आप। अच्छा, ओमनीवोरस की बात करते हैं, जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों कैटेगरी में आ गए, मतलब विच ईट, हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करने वाले, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ईट कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं आंट की, रैट, बर्ड्स। सर मैं रह गया, हाँ बिल्कुल है, आप लोग भी हैं, ह्यूमन बींग्स। बड़े इंटरेस्ट से खाते हो चिकन तो, है ना। KFC। फिर उसके बाद क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन। सर ये क्या होता है, ये हम चैप्टर में स्टडी करेंगे, एनवायरमेंट चैप्टर में। भाई जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनको कैंसर होने के या डिसीज होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या केमिकल एंटर कर जाता है। इस चैप्टर में हम पूरा अच्छे से करेंगे और इसके एक शॉर्ट बनाने वाला हूं मैं, ठीक है, वो मिल जाएगा जल्दी आपको। चलते हैं, टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सर अभी तो आपने बोला था कि टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक हमारे कार्निवोरस, ओमनीवोरस होते हैं एंड हर्बीवोरस होते हैं, वो बड़े टाइप ऑफ फूड के ऊपर होते हैं। ये हमारा है कि जो ऑर्गेनिज्म, अच्छा ऑर्गेनिज्म में यहाँ किस तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू 2 कैटेगरीज, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। वो था कि कितने ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ फूड, किस टाइप का वो फूड खा रहे हैं। अब टाइप ऑफ फूड पे हमने इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। सैप्रो का मतलब क्या होता है, सैप्रो का मतलब होता है बेटा रोटन, सड़ा हुआ, मेरे पड़ोसी जैसा, या डिकेड मैटर। डिकेड हो सकता है, वो डेड मैटर हो सकता है। अच्छा बात करते हैं पैरासिटिक की। तो पैरासिटिक में मैंने जब आपको ये आज चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, होस्ट, ठीक है। होस्ट का मतलब जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो वो होगा बेटा पैरासिटिक। और पैरासिटिक के हमने एग्जांपल देखा था, अगर आपको
एक अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल या इसे कसकुटा बोलते हैं, वो क्या करता है ट्री के चारों ओर वो लिपट जाता है और क्या करता है स्लोली स्लोली दे सक न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री एंड मेक इट सुकुडूसा। मेकिंग सुकुडूसा क्या होता है सर, मतलब वो क्या होता है वो पेड़ के चारों ओर लिपट जाता है और एंड स्लोली स्लोली इट सक ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ट्री एंड मेक इट बैरन, वो बिल्कुल सूखा बना देते हैं उसको, बिल्कुल कंकाल बना देते हैं, ठीक है, वो होता है कसकुटा। इसे हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लीवर फ्लूक हो गया, टेप वॉर्म हो गया, वो आपने सुना होगा जोक है, एक पुरानी एक मूवी थी तब मेरे को पता लगा था, उसमें संजय दत्त के ना यहाँ पे वो बोट को धक्का मारा होता है पानी में दलदल से में, तो यहाँ पे उसके ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं, ठीक है, फिर क्या कहते हैं जो हीरोइन है तो वो क्या करते हैं उस पर नमक डाल के ना उसको जैसे खींचती है ना तो उसका ब्लड निकलने लग जाता है, तो वो क्या थे, ठीक है, वो जोक थे बेटा, वो फ्लूक थी। वो क्या करते हैं डायरेक्टली होस्ट के ऊपर रहकर उससे न्यूट्रिशन को सक करते हैं विदाउट किलिंग देम। बच्चों को जब भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन करनी होती है तो वहां पे वो एक वर्ड भूल जाते हैं लिखना, विदाउट किलिंग देम, मतलब वो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है बट स्लोली स्लोली उसमें से न्यूट्रिशन को सक करता है, वो है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए देख लेते हैं इसको भी, देख लेंगे सर। चलो सैप्रोफाइटिक की बात करते हैं अगर, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर सीजी फाउंडेशन, अरे मां सारे नहीं दे, तो डिराइव देयर न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करता है कहां से, डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड और डिकेइंग, जब मर चुका है तो डेफिनेटली क्या होगा, स्मेल होगी इसके अंदर, तो वो रोटन होगा। सो डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड प्रिपेयर करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो होंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और सैप्रोफाइट्स होंगे वो ऑर्गेनिज्म होंगे सैप्रोफाइट्स। ऑर्गेनिक मैटर सच एज रोटन लीफ, उसमें पत्ते भी हो सकते हैं, रोटन ब्रेड हो सकता है, डेड एनिमल्स हो सकते हैं, तो जितने भी डेड और डिकेइंग मैटर है, डेड और डिकेइंग मैटर से फूड को प्रिपेयर करने वाले जो प्रोसेस है, जो मोड है, उसको बोलेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ये काम करेंगे, जो प्रोसेस को करेंगे, वो होते हैं सैप्रोफाइट्स, जैसे हमारे ईस्ट, म्यूकर, मशरूम, अच्छा एक और आ गया आपका बैक्टीरिया, ये सारे क्या करते हैं, डेड मैटर के ऊपर काम करते हैं, उस डेड मैटर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड दे डायरेक्टली एब्जॉर्ब या इंजेस्ट दैट लिक्विड इनटू द बॉडी, वो लिक्विड में कन्वर्ट करके उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, फ्यू एनिमल्स आर आल्सो एब्जॉर्ब सोल्यूबल न्यूट्रिएंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो क्या करते हैं सोल्यूबल न्यूट्रिएंट, सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं कहां से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से। सच न्यूट्रिशन ऑफ इन एनिमल्स आर कॉल्ड सैप्रोजोइक। ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको बहुत कम टीचर बताएंगे, सैप्रोजोइक क्या होता है। सैप्रोजोइक होता है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोजोइक, और सैप्रोफाइटिक और सैप्रोजोइक को हम बोल देते हैं टुगेदर, दैट इज सैप्रोट्रोपिक। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहां पे मैंने दो टर्म्स यूज करी है, एक सैप्रोजोइक और एक सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे, बार बार बोल रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक मैटर से, डेड और डिकेइंग, बट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे फूड, वो होते हैं सैप्रोजोइक, और दोनों का जो मिक्सचर होगा इसको बोल देंगे सैप्रोट्रोपिक। ट्रोपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन का मोड, किस तरीके से हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करके एक वर्ड आ गया सैप्रोट्रोपिक। अब यहां से आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इसके एग्जांपल पूछ लेगा, या डेफिनेटली जितने भी अगर आप PYQs देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, सैप्रोट्रोपिक पूछ लेगा या सैप्रोफाइटिक पूछ लेगा, और विद एग्जांपल। चलिए दूसरा था हमारा बेटा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रिपेयर करेगा उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट डिराइव देयर न्यूट्रिएंट और फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पे एक लाइन ऐड कर रहा हूं मैं, विदाउट किलिंग देम, तड़पा के। अच्छा, विदाउट किलिंग का मतलब है कि उनको मारेगा नहीं, स्लोली स्लोली उसमें से न्यूट्रिशन को सक करेगा। द ऑर्गेनिज्म दैट सपोर्ट सब्सटेंस
ए पैरासाइट इज कॉल्ड होस्ट, मतलब जो पैरासाइट के लिए खुद फूड प्रिपेयर कराएगा। जैसे मैंने आपको बात कर दी कि जो कस्कुटा होता है वो ट्री के चारों ओर, मतलब अराउंड द ट्री अपने आप को वाउंड कर लेता है। तो जो ट्री है वो एक तरीके का होस्ट है, उस होस्ट से वो डायरेक्टली क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को सक करेंगे। अब जैसे लीच की बात करते हैं, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था लीच, ठीक है, जोक होती है, वो ब्लड को सक करता है स्लोली स्लोली। अच्छा एग्जांपल देखते हैं और कौन कौन से हैं। कुछ हमारे सर्वल फंगीज हो सकते हैं बेटा, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक अमरबेल, मैंने आपको बताया था अभी, कस्कुटा, प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म, लीवर फ्लूक, टेप वॉर्म, पिन वॉर्म, जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर वहां से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं। तो सच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आपका पूछता है यहां से सिर्फ अमरबेल के ऊपर से पूछता है, हाउ अमरबेल और हाउ कस्कुटा डिराइव देयर न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड है बेटा आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बेटा। चलते हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आगे क्या करना है सर, आगे देखते हैं बेटा। अब आगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे और 3 मार्क्स क्वेश्चन। और वो क्या है, हम बार बार बात कर रहे थे कि जो प्लांट्स है वो फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स आज का टॉपिक, आज का वीडियो अभी ये पूरा यहीं पे रहने वाला है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। चलो वो है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटो का मतलब क्या है, फोटो बटन वर्ड बना है फोटोन से, और फोटोन्स का मतलब होता है लाइट पैकेट्स, और ये वर्ड आ गया बेटा एक सिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मेक, टू फॉर्म या टू प्रिपेयर, यानी लाइट का यूज करके फूड को प्रिपेयर करना। यानी फूड को प्रिपेयर करने के लिए लाइट को यूज कर रहे हैं। सर हम भी तो लाइट यूज कर रहे हैं, तो हम खाना थोड़ी बना रहे हैं भाई, ठीक है। तो लाइट का यूज करके फूड को प्रिपेयर करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इज कॉल्ड प्लांट्स। तो प्लांट्स उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। चलिए, द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और केमिकल एनर्जी बनाते हैं। अब केमिकल एनर्जी कहां से आया सर, बेटा यहाँ केमिकल एनर्जी का मतलब है कि वो फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, और उस फूड का नाम है यहाँ पर बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट देगा कोई बात नहीं दिया, अगर स्टार्च भी कहता है कोई बात नहीं, ग्लूकोज कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि बेटा ये सेम ही फॉर्म है सारी, बट ये सोल्यूबल फॉर्म होती रहती है, सिंपलर फॉर्म होती रहती है, ठीक है। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस को अगर डिफाइन भी करना पड़ जाए तो कर देंगे भाई। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which plant use अरे क्या क्या यूज करेंगे वो, प्लांट यूज लाइट फ्रॉम सन यानी सन रेडिएशन, CO2 फ्रॉम एनवायरमेंट, और क्या क्या यूज करेगा, एनवायरमेंट से CO2 यूज कर लिया, लाइट यूज कर ली सन से, एंड एक चीज रहेगा बेटा अभी वाटर फ्रॉम सॉइल टू प्रिपेयर कह लीजिए, टू सिंथेसाइज कह लीजिए, टू सिंथेसाइज फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जगह लिख लेते हैं हम, यहाँ पर न्यूट्रिशन तो नहीं कहेंगे, इसे बोलेंगे प्रोसेस। The process in which plants use CO2 from the environment, water from the soil, and using this process they trap sunlight, और जब वो sunlight trap होगी then they prepare the food, and the complete process is called photosynthesis। अच्छा कैसे कैसे क्या, अब मैंने एक वर्ड बताया था कि ये लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी बना रहे हैं। तो केमिकल एनर्जी कैसे बन रही है उसको देखते हैं, पिछली स्लाइड पे चलते हैं। तो दिस इज द ब्यूटीफुल कन्वर्जन। देयर आर द 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब नीचे देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, वाटर लिखा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये सनलाइट आ रही है बेटा, यहां पर ये सनलाइट आ रही है, और ये सनलाइट कहां पे ट्रैप होगी,
तो इनके अंदर बेटा ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर पिगमेंट होते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है उस पिगमेंट में। ये क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। पूरा हम इस वीडियो में बताएंगे पूरा की एनर्जी कैसे बन रही है, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या चीज सबसे पहले ब्रेक डाउन होगी, वो करने वाले इसके नेक्स्ट स्लाइड में। जब ये सारा का सारा प्रोसेस होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, शुगर। अरे सर अभी तो आप कह रहे थे कि यहाँ पर ग्लूकोज बनता है या कार्बोहाइड्रेट बनता है, वही है बेटा, उसको हम शुगर बोल देते हैं, C6H12O6। ये वो शुगर नहीं, चीनी वाली, ये शुगर का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है या ग्लूकोज है। और इस प्रोसेस में क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और साथ के साथ एक गैस इवॉल्व होगी दैट इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन गैस है वो यूज कौन कर रहा है, वो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं एनिमल्स। जब कहां से रिलीज हुई है, वो रिलीज हुई है बेटा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अभी फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा पूरा एक साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं कि कहां कहां पर ये कैसे होता है। तो ये हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अगर तू बात करते हैं 2013-14 की, तो ये वहां पे सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा गया है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बताओ, उसका मेन फंक्शंस क्या है। तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले ऊपर क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ऊपर और नीचे की तरफ हमारे पास है ये रहा एपिडर्मिस। ये हमारा बेटा लोअर एपिडर्मिस है और ये हमारा हो गया बेटा अपर एपिडर्मिस। जो लीफ होता है, लीफ की दो लेयर होती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं लीफ को, दे प्रोटेक्ट द लीफ। अच्छा, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में स्पेस में होता है पैलिसेड लेयर या पैलिसेड मेसोफिल। ये जो मेसोफिल होता है ये पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर के बीच में होता है। अब ये सब पैलिसेड लेयर क्या होता है, पैलिसेड लेयर का मेनली फंक्शन क्या होता है, पैलिसेड लेयर के अंदर यहां पर बेटा हमारे पास एक स्पॉन्जी लेयर है और एक पैलिसेड लेयर है। तो पैलिसेड लेयर के अंदर मीजोफिल होगा इसके नीचे, जहां पर होगा हमारा ग्रीन पिगमेंट जो सनलाइट को ट्रैप करेगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जैसे हमारा ये है, तो यहां पे इसके स्पेस के बीच में ये हमारे ग्रीन पिगमेंट होंगे यहां पर, जिसको हम बोल देते हैं, ये रहा मेसोफिल फोटोसिंथेटिक सेल्स। यहीं पे सारी की सारी सनलाइट ट्रैप होगी। तो ये पैलिसेड लेयर के नीचे जो स्पॉन्जी लेयर है, ये क्या काम करेगा बेटा, इसका काम होता है, ये देखो यहाँ पे अगर देखते हैं, ये बीच में स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर, यानी इसको हम बोल देते हैं ये एयर के पैसेज में काम आता है, इसे बोलते हैं हम एयर पैकेट्स। एयर पैकेट्स यानी गैसेस की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अच्छा, उसके नीचे क्या है, वैक्सी क्यूटिकल लेयर, ये एक्सेस वाटर लॉस को रोकता है, एक्सेस वाटर लॉस इसको प्रिवेंट करता है। अब यहां पे एक मेन क्वेश्चन जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन, यहां पे आपको कहीं दिख रहा होगा गार्ड सेल एंड स्टोमेटल पोर। तो एक गार्ड सेल क्या है, सबसे पहले देखेंगे, ये हमारी बेटा मिलता है आपको स्पॉन्जी लेयर के अंदर। स्पॉन्जी लेयर में मैंने आपको बोला कि एयर पैकेट्स है या एयर पॉकेट्स है। ठीक है, तो एयर पॉकेट्स का मतलब क्या है, एयर पॉकेट्स के अंदर का मतलब है बेटा कि इसके अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, इसे बोलते हैं स्टोमेटल पोर। और इस स्टोमेटल पोर का काम क्या होता है, दे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। लीफ के अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, ये टाइनी पोर्स हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। यानी प्लांट्स के अंदर से जब हमने पिछली रिएक्शन करी थी जिसमें केमिकल रिएक्शन बन रही है, यानी ग्लूकोज बन रहा है, तो उसमें देखा था हमने एक गैस रिलीज हो रही थी जो थी हमारी ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन बन कैसे रही है, ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो गैसेस जो बनेगी ये कहां से निकलेगी, ये बेटा निकलेगी स्टोमेटल पोर से। और ये स्टोमेटल पोर कुछ इस तरीके का होता है, ये कुछ किडनी शेप, 2 किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये होता है बेटा आपका, ये जो बीच वाला पोर है, इसको थोड़ा ब्लैक से डार्क कर देते हैं, ये वाला पोर, ये होता है स्टोमेटल पोर। और इसके बाहर में दोनों साइड पे ये होते हैं बेटा आपका गार्ड सेल। इन गार्ड सेल का जो मेनली फंक्शन होता है वो होता है, इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, इस स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो गार्ड सेल का अगर फंक्शन पूछते हैं तो गार्ड सेल का फंक्शन क्या है? गार्ड सेल्स आर responsible for opening and closing of stomatal pore. Opening and closing of stomatal pore. यानी ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करता है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करता है। मेनली फंक्शन रहेगा ये गार्ड सेल का। और स्टोमेटल पोर वो पोर्स है जिनके थ्रू ये गैस एक्सचेंज होगा, मतलब उस होल में से गैसेस एक्सचेंज होगा, वो होगा स्टोमेटल पोर। और उनको कंट्रोल कौन करेगा, मतलब वो ओपन कब होंगे, क्लोज कब होगा, तो वो डिपेंड करता है गार्ड सेल के ऊपर। अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। नाइट टाइम पर व्हाई वन शुड नॉट बी स्लीप अंडर द ट्री। क्वेश्चन लिख लेंगे, अभी सोचेंगे, व्हाई वन शुड नॉट स्लीप अंडर ट्री। वैसे तो बोलते हैं कि जो ट्री है, वो प्लांट्स है, वो ऑक्सीजन देते हैं, बट इट हैपेंस ओनली इन द डे टाइम। डे टाइम पे क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा उसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी। बट नाइट टाइम में ऐसा क्या होता है, वन शुड नॉट बी स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट। नाइट टाइम पे क्या होगा, ये मैं आपको बेटा नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बट जिसको ये क्वेश्चन का आंसर पता लग जाए वो डेफिनेटली मुझे कमेंट करेगा। देखते हैं कितने बच्चे मुझे कमेंट करते हैं। आपकी जनरल नॉलेज कितनी है। कहते हैं ना पीपल के पेड़ के नीचे भूत होता है, अरे भूत नहीं होता भाई, भूत तो हम ही है सारे के सारे। बट इसका एक साइंटिफिक रीजन है, बहुत सारी चीजें होती है। मंदिर का घंटा बजाना चाहिए, उससे ये होता है, अरे कुछ नहीं होता भाई। मंदिर की घंटी बजाने से उसमें से वाइब्रेशन निकलती है और बैक्टीरिया मर जाते हैं, रीजन ये है। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले दही खानी चाहिए मीठी, ऐसा कुछ नहीं होता। दही खाने से सिर्फ थोड़ा कूल रहता है माइंड, तो ये रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। तो ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहां भूत होते हैं, इसलिए नहीं। इसका कुछ साइंटिफिक रीजन है, वो आप कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस चीज को रीड करते हैं और कमेंट करते हैं। मैं वेट करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बताऊंगा ये किस तरीके से होता है। चलिए, ये हमारा हो बेटा गार्ड सेल, ये पूरा डायग्राम हो गया। ये किडनी शेप जो हो गई, ये हमारे होगा बेटा गार्ड सेल। बाहर की तरफ इसमें एक डेड वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। यहां पर बीच बीच में आ गया बेटा क्लोरोप्लास्ट, कुछ क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। ये स्वेलन स्ट्रक्चर होते हैं, गार्ड सेल है। ये जो बड़े वाला जो स्ट्रक्चर है ये होता है बेटा वैक्यूल, ध्यान रखना, इतना डायग्राम डिटेल में नहीं बताएगा कोई। चलिए, गार्ड सेल कंट्रोल करेगा। ये जो पोर है इसको हम बोल देते हैं स्टोमेटल पोर। अच्छा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी है, 9th क्लास में आपके काम आया होगा, 9th क्लास में स्टडी करा होगा न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारा फोटोसिंथेसिस या फोटो ऑक्सीडेशन कैसे होता है। सर रिएक्शन स्टडी करी थी, रिएक्शन में क्या किया था आपने, 6CO2 12H2O and it gives rise to C6H12O6 that is glucose, राइट। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हुई थी। बट हम बात कर रहे हैं स्पेशली सिर्फ इस वाटर की। क्यों सर, हमारा है बेटा फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब क्या है, फोटो का मतलब है लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन होना, और इसको हम बोल देते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। यानी जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये H2O है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर सनलाइट फॉल करेगी, सनलाइट फॉल करेगी तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। अब ये जो 4 हाइड्रोजन है, अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लिख लेते हैं प्लस, यानी ये पॉजिटिव आयन बने यहां से और ये नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन ये बन गए। ये वाली जो ऑक्सीजन है बेटा, ये ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगी एनवायरमेंट में। बट व्हाट हैपेंड विद दिस प्रोसेस इन विच द water get break down into the ions and oxygen, this process is called photo-oxidation, या सिंपल आप कह सकते हैं फोटोलाइसिस। यानी लाइट की हेल्प से जो वाटर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन हो गए वो कुछ इस तरीके से आयंस बनाएंगे। ये वाले जो आयंस होंगे बेटे, ये बनाएंगे आपकी एसिमिलेटरी पावर,
एजिमुलेटरी पावर का मतलब है जो भी आपके एनर्जी पिगमेंट बनेंगे, एटीपी बनेगा या NADPH बनेगा, वो सारे ये आयन से बनेगा। ये वाली रिलीज हो जाएगी एनवायरमेंट में। किस तरीके से होते हैं अभी दिखा सकते हैं। तो हमारी केल्विन साइकिल आने वाली है हमारी, ये रहा बेटा। ठीक है, अभी पीछे हमने स्टडी किया था फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में सबसे पहले वाटर का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, तो वाटर का ब्रेकडाउन हो गया है, हमारे पास क्या बन गया, ऑक्सीजन। तो ये बेटा सारा का सारा सब प्रोसेस कहां होगा, सबसे पहले ये होगा बेटा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी ग्रैना। अब ग्रैना में बेटा क्या होगा, ग्रैना को बोलते हैं हम यहाँ पे लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में होगा, डे टाइम पे होगा, इसलिए इसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन। ग्रैना और स्ट्रोमा के बारे में अगर आपने स्टडी करना थोड़ा सा तो 9th क्लास की जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसमें मिल जाएगा आपको। इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये कहां मिलेगा आपको बेटा, प्लास्टिड में मिलेगा। देयर आर द पाइल्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स वन ओवर द अनदर, दैट इज कॉल्ड थायलाकोड्स। और थायलाकोड्स में बेटा क्या होता है, ग्रैना। इस ग्रैना के अंदर ही सार क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट होता है, जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। अभी जो लाइट है, यहां से सनलाइट आएगी, ये सनलाइट इन ग्रीन पिगमेंट में ट्रैप होगी। ट्रैप होने से क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होने में क्या होगा बेटा, अभी जैसे बताया कि जो ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन यहां से एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो हमारे आयंस बने थे, H आयंस और इलेक्ट्रॉन्स थे, वो किस फॉर्म में, NADPH एंड ATP की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, इसे स्ट्रोमा बोलते हैं या स्टोमा बोल देते हैं। अब इसे नाम क्या दिया, केल्विन साइकिल। क्यों दिया अभी केल्विन साइकिल, क्योंकि ये 1953 में, यहां लिख देता हूं, 1953 में केल्विन, बेंसन एंड बेजम, इन तीनों ने इसको ऑब्जर्व किया था और बताया था कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया केल्विन साइकिल। अभी इसमें क्या क्या बन रहा है बेटा, इन आयन से एजिमुलेटर पावर बन रही है। एजिमुलेटरी पावर यानी NADPH एंड ATP। फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। ATP की फुल फॉर्म तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और NADPH ये क्या होता है, ये होता है बेटा निकोटीन एमाइड न्यूक्लियोटाइड निकोटीन एमाइड एडिनाइन, ए से होगा एडिनाइन, डी से होगा डाई न्यूक्लियो, यहां लिख देता हूं डाई न्यूक्लियोटाइड, पीएस से होगा बेटा फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो निकोटीन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होंगे और हमारे एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होंगे, ये हेक्सोस बनाएंगे। हेक्सोस, ये हेक्सोस का मतलब क्या है, हेक्सोस का मतलब है कार्बन 6 वाले कंपाउंड बनाएंगे, जिसको हम बोल रहे थे शुगर, यहां हम बोल देंगे इसे ग्लूकोज। ठीक है, तो ये सारे के सारे बनेंगे कैसे, ये यहां से बनेंगे। और 9th क्लास में हमने स्टडी किया था कि जो हमारे जितनी ये एटीपी है, इसको हम पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। प्लांट सेल का पावर हाउस होता है, क्यों, क्योंकि सारी यानी आउट ऑफ 40 एटीपी सारा यहीं पे एनर्जी बनता है। ठीक है ना, तो ये हमारा हेक्सोस जो बन रहा है, एनर्जी बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है, ये हमारा कहां पर बनता है, प्लांट्स में। ये हमारा बना है बेटा यहाँ पे स्ट्रोमा में। आज इसको बोल देते हैं डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन है, यहाँ पे एजिमुलेटरी पावर बनेगी यानी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर, यहां लिख देता हूं मैं शुगर। ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, और क्या होगा यहाँ पर, यह हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो गया, वाटर ब्रेकडाउन हो गया, ये हेक्सोस बन गया और यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे और क्या हमारी एक चीज रहती है, अभी ये कार्बोहाइड्रेट्स जो बने, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन, तो हमने कार्बन यहाँ पे यूज नहीं करे हैं, यहाँ तो हमारे वाटर ब्रेकडाउन हुआ है, तो बेटा यहां से इस साइड से इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं,
डार्क रिएक्शन है ये। इधर से बेटा कार्बन यूज होगा, और वो कार्बन कहां से यूज होगा, किस फॉर्म में होगा, वो होगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो कार्बन डाइऑक्साइड है अभी वो स्ट्रोमा के अंदर एंटर करेगा, स्ट्रोमा साइकिल में, वहां से डार्क रिएक्शन होगी, और डार्क रिएक्शन में ये जो कार्बन है और ये जो NADPH और ATP है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पूरा रिएक्शन था बेटा आपका, किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, किस तरीके से ग्लूकोज बनता है। अब एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्विंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व है देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा क्या हुआ था, जो कौन सा पिगमेंट था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल उस क्लोरोफिल था, इसने क्या किया, इसने लाइट को ट्रैप कर लिया, तो ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। तो सबसे पहला स्टेप हो गया फोटोसिंथेसिस में ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, सनलाइट को ट्रैप होने के बाद क्या हो बेटा, फोटोलाइसिस। और इस फोटोलाइसिस में क्या चीज प्रोड्यूस हुआ है, NADPH ATP प्लस रिलीजिंग ऑफ वन गैस दैट इज ऑक्सीजन गैस, एंड दिस होल टेकिंग प्लेस इन ग्रेना या ग्रैनम, सिंगुलर ले लेंगे ग्रैनम। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड पावर में क्या हुआ, यूज ऑफ एजिमिलिटरी पावर एंड टेकिंग ऑफ CO2 गैस इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, रिलीजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मेनली जो 3 पॉइंट है यहां पे होगा, जिसमें सनलाइट ट्रैप हो जाएगी, फोटोलाइसिस हो जाएगा, फोटोलाइसिस में जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी इनटू द एनवायरनमेंट, और ये जो एजिमिलिटरी पावर है ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में। बट कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे कन्वर्ट होंगे, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, और ये कहां पर होगा, दिस होल टेकिंग प्लेस इन स्टोमा। ठीक है, ये था बेटा आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में। मतलब इससे ज्यादा डिटेल क्या आएगी आपकी, मैंने आपको सारा बता दिया। लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, आपका स्टोमेटल पोर एंड गार्ड सेल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अब तक बने हैं वो आपका बना है बेटा स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन फोटोसिंथेसिस, फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, फंक्शन ऑफ स्टोमेटल पोर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन फोटोसिंथेसिस, वो हमेशा पूछता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, और जूनियर क्लासेस से आप स्टडी करते आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बेटा, एक आपका प्रोसेस रहता है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। यहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांस है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे पहला पॉइंट है फैक्टर लाइट। मोर द लाइट, मोर द फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस इज, यानी जितना ज्यादा लाइट होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी जो लाइट है वो डायरेक्टली फैक्टर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट की कंसंट्रेशन पे, जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। अब बात करते हैं जैसे आइसलैंड है, वहां पे भाई 14 डेज आती है, पूरे ईयर में 14 डेज ही लाइट आती है, तो वहां पर क्या फोटोसिंथेसिस हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, वहां सिर्फ 14 डेज आती है, तो वहां पे मेनली खाना क्या खाते हैं, फिश खाते हैं। ठीक है, अंडर द वाटर जो फिश मिलती है। बट लाइट एक मेनली फैक्टर है जो स्टार्टअप होगा, यानी सबसे पहला स्टेप ये लाइट है। दूसरे बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द वन ऑफ द फैक्टर। मोर द टेम्परेचर, मोर द प्रोसेसेस। बट इसके लिए भी लिमिट है आपका 40 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, प्लांट्स मर जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ये भी डायरेक्टली होगा बेटा, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं स्पेशली डे टाइम पे
वो डिपेंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर। किस चीज के लिए? फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और बात करते हैं वाटर की। सो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। लाइट के बाद अगर देखते हैं तो अगर वाटर नहीं होगा तो यहां से ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ठीक है। तो वाटर से हमारे डायरेक्टली स्प्लिट होकर ऑक्सीजन बन रही है। सो दीज आर द मेनली फैक्टर्स। यहाँ पे सिर्फ एक टेम्परेचर है जो एक लिमिटेड फैक्टर तक है, यानी बाकी जितने 3 फैक्टर है, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द मेजरली रिक्वायर्ड। जितने ज्यादा ये वो कंसंट्रेशन में होगा, फोटोसिंथेसिस भी उतना ज्यादा होगा, राइट। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट योर प्लांट्स पिगमेंट, हाउ द प्लांट्स फॉर्मेशन, प्लांट्स फूड, प्रिपेयर फूड। तो ये सारा आपका था प्लांट्स के प्रिपेयर के ऊपर कि प्रिपेयर कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं कि जो हेटरोट्रोपिक मोड थे, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। हेटरोट्रोपिक मोड इन एनिमल्स, ये एनिमल्स का बताया था मैंने आपको, ठीक है, वो प्लांट्स का था पहले। तो प्लांट्स में बेटा हम ये स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक लिटिल सा एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूं। तो हमारा जो एनिमल वाला पार्ट रहेगा वो पार्ट 2 रहेगा वीडियो का, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। और पार्ट 3 में बेटा हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन पे, एरोबिक और एनारोबिक पर। यहां से आपके एनसीईआरटी के इन बिटवीन क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। प्लांट पार्ट से जितने क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और जो आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन बनेंगे वो 3rd वीडियो से बनेंगे। और सेकंड वीडियो में क्या बनेंगे? सेकंड वीडियो में बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। यहां से बहुत सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करते हैं प्रीवियस ईयर की, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहा था, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे आपके एनिमल वाले पार्ट से, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नहीं एनिमल वाले पार्ट में, स्पेशली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा मिलते हैं बेटा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए बने रहे। पीडीएफ जिसको चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जो है हमारा सीजी फाउंडेशन के नाम से। वहां पर आपको मिल जाएगी सारी वीडियोस मैथमेटिक्स की और साइंस की। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम पे बेटा आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैथ की, साइंस की, जितने भी क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक्स है, वो सारे के सारे उसमें मिल जाएगी। अच्छा हाँ, भूल गया मैं, हमारा जो सेकंड वीडियो है उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी, किस तरीके से टॉपिक को लर्न करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।